पात्रता दो ही कीमत वहाँ पर बढ़ सकती है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी। अरे बाबा नहीं बढ़ेगी, हम कहते हैं आपसे। जो भागवत पढ़ने वालों की नहीं बनी उनको चोर और उठाएगी रे, हमने देखा है। तो फिर आपको सत्यनारायण कथा सुनने से और रामायण की कथा सुनने से और भागवत की कथा सुनने से कैसे हो जाए? बेकार की बात बकते आप पागलों की तरीके से। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ये अध्यात्म सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, सुनने का नहीं, कहने का नहीं है। नाम लेंगे आप, राम नाम लेंगे, नमः शिवाय जप करेंगे, आपकी मर्जी है। करें तो आपकी मर्जी है और न करें तो आपकी मर्जी है। न मैं आपसे इसके महत्व को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहूँगा, न आपको कम करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। पात्रता को विकसित करने से हमारे धर्मशास्त्र सारे के सारे बढ़े हुए पड़े हैं। गाड़ी वाला रह के बीमारों को, दुखियारों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अपंगों को ले जाता था और वहाँ से ले जाता था। गाड़ी उसकी इसी काम की थी। जलाराम बापा का नहीं सुना है क्या आपको? वो मेहनत करते थे और मशक्क़त करते थे, लेकिन जो कमाई उनके पास आती थी उसको सबको बांट देते थे, खाते नहीं थे। इसी तरीके से आप खाने में की बात का कम कीजिए। औसत भारतीय के हिसाब से ये देखिए कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, बस उसी स्तर का अपना खर्च रखिए। खर्चे को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारा साधन इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप भगवान के लिए दे पाएँ, बीज बो पाए। और बीज बो पा करके बोने के बाद में रिद्धि और सिद्धियों के जखीरे अपने लिए जमा कर पाएँ। यह संभव तब होगा जबकि आप कुछ अपने आप से बचाना शुरू करें। लोभ से आप अपने आप को बचाना शुरू करें। लालच आपके पैर से लेकर के सिर तक डूब गया है। सारी ज़िंदगी भर कमाया, लेकिन कमाने का सिर्फ वही तरीका, आपने खा लिया, शौक मौज के लिए खा लिया, बाल बच्चों के लिए जमा कर लिया, बस रिश्तेदारों के लिए दे दिया, साले साली को दे दिया, बस। इसके अलावा कुछ किया है कि आपने ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते। सुनते तो हैं आप, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए। जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें। और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी मिटाओ, बेशक गरीबी मिटनी चाहिए। तो आपको कितना चाहिए? इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब। और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब? तो आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे तो खूब प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञानेन सदृश पवित्र में वेद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है। कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं। कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। श्रमदान और निष्दान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आप मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा न हमको MA करने दिया और न हमको PhD करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया। जो कुछ भी था सब उसने करे। क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है सो उसी को निकाल के रख। जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा है। एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये शरीर के द्वारा है। भावना की बातें नहीं है। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होंगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त न होंगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकते।
आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए। विचारों को बदलना शुरू करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए, 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तो मर गए, 20 लाख बंद होगा नहीं। अभी तो हम बहुत जिंदा हैं। अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं, 500 करोड़ 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्यालात, 500 करोड़ लोगों के विचार वो बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है। ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी बात को गौर किया। बस इस तरह का है, यही आपसे कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारी बात सुन लीजिए। हमारी बड़ी प्रार्थना है, हमारी बड़ी कामना है। बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद जरूरत है। ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं है। और ज्ञान को अगर आप बांट सकें तो फिर दुनिया में एक भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। गायत्री परिवार की देश विदेश में चल रही गतिविधियों के समाचार प्रस्तुत हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। नवनिर्माण की गतिविधियों के समाचारों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी और भावनाशील व्यक्तित्वों की धनी इंदौर नगरी में मिशन की गतिविधियों में एक नया अध्याय जुड़ा, जब शहर के हृदय स्थल रविंद्र नगर में विराट गायत्री शक्तिपीठ का लोकार्पण हुआ। 6, 7 एवं 8 जुलाई को संपन्न 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान वेद माता गायत्री, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की दिव्य प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा शांतिकुंज के केंद्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। इस अवसर पर गायत्री परिवार के प्रमुख ट्रस्टियों सहित विभिन्न शाखाओं के परिजन भी उपस्थित थे। इसके साथ ही शक्तिपीठ पर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की आहुतियों का क्रम भी चलता रहा, जिसकी पूर्णाहुति 8 जुलाई को संपन्न हुई। सामूहिक गुरु दीक्षा के बाद विदाई एवं महाप्रसाद वितरण के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायत्री परिवार विद्यार्थियों में संस्कृति के प्रति रुचि जगाने एवं इसके माध्यम से उनके व्यक्तित्वों को गढ़ने के लिए पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2002-2003 के सत्र में देश भर के लगभग 32 लाख विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लिया था। इसमें सम्मिलित होकर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र शांतिकुंज में संपन्न हुआ। इसमें बिहार, पंजाब, दिल्ली एवं महाराष्ट्र आदि प्रांतों से आए विद्यार्थियों ने भाग लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपना प्रथम स्थापना दिवस 26 जुलाई 2003 को हर्षोल्लास के साथ में मनाया। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी संपन्न कराई गईं। शाम को भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के भाव को लेकर गुरुसत्ता के विचारों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम शांतिकुंज के मुख्य सभागार में संपन्न हुआ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पिछले सत्र में MA योग मनोविज्ञान, PG डिप्लोमा योग सर्टिफिकेट एवं इंग्लिश में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पुरस्कृत किए गए। UGC एवं ICSSR नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार 29 जुलाई को आयोजित किया गया। इसमें मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, कुमायूं विश्वविद्यालय रुड़की, गढ़वाल, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इग्नो, JNU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, JVBI लाडनू राजस्थान, पटना, उदयपुर, पटियाला एवं पंजाब विश्वविद्यालय से आए 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि जब तक शिक्षा और विद्या का समन्वय नहीं होगा और जब तक विज्ञान और अध्यात्म के बीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक न तो शिक्षा जगत में कोई वास्तविक सुधार हो पाएगा और न ही हम वर्तमान समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढ पाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबके लिए उच्च शिक्षा सुलभ नहीं है
ऐसी स्थिति में जब तक शिक्षा का आध्यात्मिकरण नहीं होगा, तब तक शिक्षा जगत से वास्तविक उपलब्धियों की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने विचारोत्तेजक उद्बोधन में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान विश्व संकट का निदान भारतीय संस्कृति के सार्थक विचार बिंदुओं के माध्यम से ही ढूंढा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय विद्या मुक्तिदायिनी है, जबकि वर्तमान शिक्षा पद्धति पूरी तरह बंधनकारी है। आज का दिल, दिमाग, हाथ सब कुछ बंधा हुआ है, जबकि आज की आवश्यकता है कि हम अपने मस्तिष्क में जो है उसे हृदय तथा हाथ तक कैसे पहुंचाएं। 2 दिवसीय इस सेमिनार में विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों के द्वारा 102 शोध पत्र पढ़े गए एवं 3 टेक्निकल सेशन आयोजित किए गए। शांतिकुंज में उत्तरांचल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स गढ़वाल मंडल का राज्य स्तरीय शिविर 30 जुलाई को आयोजित किया गया। इसमें देहरादून, हरिद्वार, टेहरी, चमोली तथा पौड़ी से 103 स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शांतिकुंज व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने कहा कि जीवन में विकास को संतुलित गति प्रदान करने के लिए अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्तिगत विकास धारा में जहां उसका अमूल्य योगदान होता है, वहां परिवार में भी अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुशासन वस्तुतः थोपा नहीं जाना चाहिए। आत्मानुशासन इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कड़ी है। 4 दिन तक चले इस शिविर के समापन पर चयनित प्रतिभागियों को गवर्नर अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। नवी मुंबई वाशी में महाराष्ट्र प्रांत के राज्य स्तरीय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आए विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इसमें पूरे राज्य से मेरिट में आए छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं गायत्री परिवार के परिजनों सहित अनेक स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पुरस्कार वितरण नगर विकास मंत्री श्री तटकरे, नवी मुंबई के महापौर संजीव नाइक, महाराष्ट्र के वित्त एवं विकास महामंडल के अध्यक्ष श्री बापू भुजबल एवं शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री ब्रजमोहन गौड़ के करकमलों के द्वारा संपन्न हुआ। पूरे राज्य भर से लगभग 45,000 बच्चों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर मुंबई के परिजनों की डायरेक्टरी युग निर्माण संचारिका का भी विमोचन किया गया। आज हम जिस सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वह हमें भौतिक साधन तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं। आज प्रस्तुत अनेकानेक समस्याओं के लिए हमें आखिर अध्यात्म की शरण में ही जाना होगा। ये विचार उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं वर्तमान में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री MN वेंकटचलैया ने व्यक्त किए। वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। पूर्व न्यायाधीश ने विज्ञान एवं आध्यात्म के समन्वय के शांतिकुंज के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने सुसंस्कारिता संवर्धन के विश्वविद्यालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आध्यात्म विज्ञान की प्रगतिशीलता अपनाएगा और विज्ञान आध्यात्म की दूरदर्शिता, धर्म और विज्ञान के समन्वय से ही आशा की किरण दिखाई देती है। विज्ञान और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, achievements of science and achievement of spirituality, the establishment of spirituality, if they are combined together, then it becomes the religion of 21st century. वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की धुरी पर 21वीं सदी का भाग्य लिखा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी ने अपनी विजन से देखा और उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया, आंदोलन खड़ा किया। आज का समय इंफॉर्मेशंस की बम्बार्डमेंट का समय है। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग आउट थ्रू द कंप्यूटर, साइबर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है कि आप एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में आप हज़ारों लोगों को क्लिक से, एक क्लिक मात्र से ईमेल कर सकते हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर नॉलेज इकोनॉमी। इस नॉलेज को इकोनॉमिकली हैंडल करके कैसे प्रूडेंस में बदला जाए। इंफॉर्मेशन तक सीमित न रहे नॉलेज, ज्ञान को सही अर्थों में विज्ञान के साथ मिलकर के हमको उच्च स्तरीय ज्ञान बनाना पड़ेगा और वो समझदारी से भरा होगा, विवेक से भरा होगा, बुद्धिमत्ता से भरा होगा, तो हमारी संस्कृति की धरोहर को, गायत्री को और यज्ञ को साथ लेकर के चल करके सबके लिए लाभकारी बनेगा। और अब विदेश समाचार। न्यूजीलैंड, फिजी एवं ऑस्ट्रेलिया के 6 मासीय दौरों पर निकली शांतिकुंज की टोली के प्रवास से इस क्षेत्र में नया उत्साह संचारित हुआ है।
पिछले दिनों न्यूजीलैंड के लोअर हट अपर हट रीजन में पावन प्रज्ञा पुराण का आयोजन किया गया। भक्ति और ज्ञान के साथ आज की समस्याओं के समाधान के ऋषि प्रणीत सूत्रों को जानकर वहां के अप्रवासी भारतीयों में आध्यात्मिक नव जागरण की लहर सी दौड़ गई। इन दिनों शांतिकुंज के 16 केंद्रीय प्रतिनिधियों की टोलियां अमेरिका सहित कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यूके और यूरोप के सघन दौरों पर निकली हुई हैं। और इसी के साथ शांतिकुंज की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। मनुष्य ने भक्ति, करुणा और सरलता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुणों की अनुभूति के लिए स्वयं को कई रिश्तों से जोड़ रखा है, जैसे पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन इत्यादि। परंतु इतने पर भी उसने अनुभव किया कि अपनी पूर्णता के लिए उसे कुछ और चाहिए। इसीलिए संत और महात्माओं ने दो व्यक्तियों के बीच एक भावातीत संबंध को प्रकट किया, और वो है गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु अपने शिष्य के साथ अपने प्रेम, ज्ञान और प्रकाश का आदान प्रदान करता रहता है। यूं तो ये आत्मीयता सतत प्रवाहित होती रहती है, परंतु जीवन के कुछ क्षणों में शिष्य इस संबंध की प्रगाढ़ता को बहुत गहराई से अनुभव करता है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ का एक ऐसा ही प्रसंग एक परिजन शिष्य की जुबानी प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। कई बार गुरुदेव जब यात्राओं पर थे, मैं भी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा। कई स्थानों में ऐसा दिखा परम पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं, लेकिन 4-4, 6-6 घंटे जो शक्तिपीठों के उद्घाटन गुरुदेव कर रहे थे, 4-4, 6-6 घंटे न चाहते गुरुदेव लेट हो जाते थे। और घंटों से सारा जनसमूह रात्रि को 11-11 बजे तक आसपास के गांव से आए हुए लोग बाग हजारों की तादाद में गुरुदेव की प्रतीक्षा। जबकि राजनीतिक नेता आता है, घंटे 2 घंटे में तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन परम गुरुदेव की प्रतीक्षा बराबर करते रहे। और कई जगह तो ऐसी स्थिति आई कि जहाँ दिखा कि परम पूज्य गुरुदेव की सभा में लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे गुरुदेव वहाँ पधारे, पता नहीं कहाँ से सारे का सारा जनमानस ऐसा लगता था जैसे आदर्श रूप से न जाने कहीं छिपा बैठा था, और हजारों की तादाद में जनमानस मीटिंग में उपस्थित हो गया और गुरुदेव के वचनामृत का पान किया। गुरुदेव इस प्रकार से करते रहे। उनकी व्यक्तित्व का प्रभाव, उनकी चिंतन का प्रभाव तो जनमानस को प्रभावित करता ही रहा, लेकिन साथ साथ कुछ विशिष्ट व्यक्ति ऐसे भी होते थे जिनको गुरुदेव अपनी पैनी नज़र से पहचान लिया करते थे, वो पकड़ लिया करते थे। और उनसे क्या प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा को इतने बड़े माहौल में जो हजारों आदमी सुन रहा हो, उसमें किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा को, एक व्यक्ति की विशेषता को पहचान करके और उससे ही विशेष संपर्क करके और फिर मिशन के लिए उसका उपयोग कर लेना, ये गुरुदेव की दिव्य दृष्टि की, समर्थ सत्ता की एक विशेषता थी जो गुरुदेव बराबर करते रहे। मेरे जीवन में ऐसी अनेक अनुभूतियाँ हैं जिनके बारे में चर्चा करते से अश्रु आँखों में भर आते हैं। और मैं ही नहीं, मिशन के लाखों परिजन जो गुरुदेव से जुड़े हैं वैसे ही नहीं जुड़ गए हैं। हर परिजन के पास कुछ अनुभूति है, हर परिजन को गुरुदेव ने कुछ दिया है, और उसके बाद ही आज परिजन मिशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे साथ में न जाने कितनी अनुभूतियाँ जुड़ी रहीं। उनका स्नेह, उनका दुलार का क्या कहना। एक बार मैं आया दोपहर को, और दोपहर को ऊपर दर्शन कर पहुँच गया। दर्शन करके मैं नीचे उतर रहा था। गुरुदेव ने कहा, बेटे भोजन कर लिया? मैंने कहा गुरुदेव कर लिया। और इतना कह करके मैं गुरुदेव से स्पर्श करके नीचे लौट आया। नीचे लौट करके मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और तो पीछे मुड़कर देखा तो पूज्य गुरुदेव चले आ रहे हैं। गुरुदेव आए, उस समय भारती अम्मा भोजनालय में थी। भारती, मंगल को भोजन परस। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी बड़ी दिव्य सत्ता। मैं चरण स्पर्श करने गया था, मैं मेरे पीछे चले आए और भारती माँ से कहा भोजन करो, भोजन दिया। और इतने माता जी भी गुरुदेव का जो प्रसाद बनता था, फर के आलू और एक दही की कटोरी अंदर से ला करके मैं धन्य हो गया। अन्नपूर्णा के हाथों से भोजन पाकर इसी प्रकार से मेरे जीवन में पारिवारिक समस्याएं आई। उन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? एक बार इतनी विकट समस्या थी कि मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था बस। और मैं मुश्किल से 8 दिन ही नहीं हुए होंगे शांतिकुंज होकर गया था। प्राय शांतिकुंज साल में 2-3 चक्कर लगते रहते थे मेरे। लेकिन गुरु पूर्णिमा को फिर आ पहुँचा। कार्यक्रम चल रहा था,
रात को 10 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव, तब गुरुदेव जहाँ पर टेंट शेड था, आजकल जहाँ अखंड जप होता है, वहाँ पर क्या नाम से स्टेज बन जाती थी, वहाँ गुरुदेव बैठते थे। गुरु पूर्णिमा को यही कार्यक्रम चल रहा था। मैं आ गया, कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे मस्तिष्क में तो बवंडर उठ रहा था। इतना गहन चिंता थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता था कि कब मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी। रात्रि हो गई, 10 बज गया, गुरुदेव का कार्यक्रम चलता रहा और गुरुदेव वंदनीय माता जी ऊपर चले गए। रात कैसे कटेगी मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद, रात को 10 बजे, जब 8 बजे के बाद कोई वहाँ ऊपर पहुँच नहीं सकता है, ऊपर से संदेश आता है, वंदनीय माता जी ने तुम्हें बुलाया। हथा पड़ेगा। रात को 10 बजे दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम से निपट करके माता जी ने मुझे याद किया। मैं तुरंत माता जी के पास पहुँच गया। माता जी के चरणों के स्पर्श करते ही मेरी पीड़ा फूट पड़ी, मेरी आंखों से धारा प्रवाह चल पड़ा। माता जी का, बेटे रोता क्यों है, ऊपर चला जा। गुरुदेव के पास पहुँचा दिया गया। गुरुदेव के पास मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव का, बेटे हम तो हैं। इतना उनके शब्दों ने न जाने किया जादू कर दिन की, जा आराम से सो। और रात्रि को आकर के मैं कह नहीं सकता किसकी गोद में रात भर सोता रहा, कितनी शांति के साथ। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं मेरे जीवन के साथ जुड़ी हैं, और वे सारी की सारी घटनाएं मुझे उछालती चली गई। मैं लिखता चला गया मिशन के बारे में। वैसे व्यक्तिगत आकांक्षा मेरी कहीं कुछ नहीं। गुरुदेव जब भी पूछते, बेटे क्या कमी है, क्या है, कृपा है आपकी, बस मुँह से ही निकलता चल गया है। यही माता जी से, माता जी का स्नेह दुलार, अटूट स्नेह दुलार बना रहा। उन्होंने कैसा स्नेह दिया मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता हूँ। वस्तुतः वो ऐसी अनूठी सत्ता है जिसके बारे में लोग कहते तो हैं कि भगवान, हाँ भगवान हो सकता है, भगवान तो नकार कैसे सकते हैं, हम तो आस्तिक है ना, लेकिन भगवान कैसा होता है इसे हम नहीं जानते। और भगवान कैसा होता है इसे आज तक किसी ने जाना नहीं है, लेकिन भगवान कैसा होता है हमने तो साक्षात्कार किया है। परम पूज्य गुरुदेव के रूप में, वंदनीय के माता जी के रूप में हमने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया है। ये हमारा परम सौभाग्य रहा है। न जाने किस जन्म के पुण्य थे या क्या था, ये उनकी अहेतु की कृपा थी। उन्होंने अपने आप से जोड़ दिया और साक्षात भगवान के साथ साथ बैठने का, घंटों बैठने का, चर्चाएं करने का, मार्गदर्शन प्राप्त करने का समय मिलता हुआ चला गया और हम धन्य होते हुए चले गए। अब लेखनी समर्पित है, उसी के लिए समर्पित है। मुझे जो माध्यम दे दिया है लोगों से पास पहुंचने का, बहुत सहज सरल माध्यम है। काव्य इतना सहज सरल माध्यम है जिसके माध्यम से टूटी फुटे अर्पित करता चला जा रहा हूँ। अन्यथा मेरे पास न योग्यता है, न क्षमता है, न प्रतिभा है, न साधन है जिसके माध्यम से मिशन का कुछ उल्लेखनीय कार्य कर सकूँ। लेकिन गुरुदेव ने जो कृपा किया है, दे दिया आपने एक ही झुंझुना, हर समय गीत निर्माण के गुनगुना, तोतले बोल भी प्यार से ही सुना, बालकों सा सदा प्यार देते रहे, तोतला बोल भी प्यार से ही सुना, दे दिया आपने एक ही झुंझुना। अब यही प्रार्थना है कि गुरुदेव के शाश्वत लीला संदेहों का अभिन्न अंग बना रहा हूँ और जन्म जन्मांतर ये झुंझुना बता रहा हूँ अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने मिशन का, अपने लोकमंग के लक्ष्य का कीर्तगान करता रहूँ, यशोगान करता रहूँ। यही मेरी आकांक्षा है। भारतीय संस्कृति में बसे जीवन मूल्य, जिनमें मानवीयता की खुशबू है, देवत्व का सौरभ है, ऐसे गरिमापूर्ण मूल्य आज की युवा पीढ़ी अपना सके, प्रत्येक बालक और शिशु में ये दैवीय संस्कार स्थापित हो सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज माता पिता के समक्ष भी और समाज के समक्ष भी ऐसी चुनौती को स्वीकारना प्रत्येक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति का धर्म है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार ने पिछले कुछ समय से स्थान और समय पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रारंभ किया है। आइए इसी विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे बीच में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर कर्मयोगी जी आए हुए हैं। युग प्रभाव परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब, आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है और यह कब से प्रारंभ की गई? वैसे सुधीर जी, यदि आप हमसे आपने सीधा प्रश्न पूछा है, वास्तव में हमारा प्रमुख उद्देश्य है भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को नई पीढ़ी के जीवन में जीने योग्य बनाने की प्रेरणा देना। अब प्रश्न यह है कि ये स्थिति उत्पन्न कैसे हो गई। आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति इस कदर हावी है और उसका नई पीढ़ी में इतना ज़बरदस्त व्यामोह है कि उन्हें जैसे कि भारतीय संस्कृति का तो कोई अब आभास ही न होता हो। वो ये कहते हुए पाए जाते हैं
कि साहब आप ईमान की बात करते हैं और बेईमान लोग मज़े उड़ाते हैं। जिन मूल्यों को हम प्रतिस्थापित करना चाहते हैं उन्हें तो दकियानुसी कहते हैं। जब हमने इस बात पर विचार किया तो हमको लगता है कि मूल्यों को जीवन में जिया नहीं गया, इसलिए ये कहना उनके लिए सरल हो गया। हमारा प्रयास ये है इस परीक्षा के माध्यम से कि हम विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करें और उनके जीवन में जीने की प्रेरणा दें। जो अपसंस्कृति है उस व्यामोह को तोड़ें, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उनके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करें जो अंदर से ये बात हो कि नहीं साहब मुझे तो अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। फिर राष्ट्र का जो गौरव रहा है उस गौरव गरिमा की उन्हें पूरी जानकारी हो। आज तो उन्हें यही पता नहीं है कि वेद क्या था और पुराण क्या थे और हमारे ऋषि क्या थे, हमारे तपस्वी क्या थे और उन्होंने जीवन को कैसे दिशा दी। भारतीय जीवन की जब सर्वत्र सराहना होती रही तो उससे वे अपरिचित जैसे प्रतीत होते हैं। हमने नई पीढ़ी में इन सांस्कृतिक मूल्यों के विकास की भरपूर कोशिश की है और उन्हें इस योग्य बनाने की चेष्टा है कि वे बहुत अच्छे आदमी बनकर, एक अच्छे नागरिक बनकर के देश की बागडोर संभालें। आने वाले समय में इसी पीढ़ी को बागडोर संभालना है। तो क्या इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को सच्चरित्र और आदर्श बनाया जा सकता है? देखिए, परीक्षा लेना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था और न है। परीक्षा तो एकमात्र एक ऐसा हमको कुछ केंद्र चाहिए था जहां हम बहुत सारे लड़कों को एक स्थान पर ला सकें और वो अपने आप प्रेरित हो सकें। परीक्षा से चूंकि विद्यार्थी हमेशा जुड़े रहते हैं तो हमने भी एक काम कर दिया। अब प्रश्न ये है कि क्या उनको परीक्षा से सचरित्र बनाया जा सकता है? परीक्षा से नहीं, परीक्षा के लिए जो मटेरियल उनको सप्लाई किया जाता है, जो प्रश्न बैंक सप्लाई किए जाते हैं, जो पुस्तकें सप्लाई की जाती हैं, उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हम सारे प्रश्न व्यवहारों के परिमार्जन के लिए करें, अच्छी आदतों के निर्माण के लिए करें, उनके अंदर सचरित्रता को विकसित करने के लिए करें, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए करें और संस्कृति से लेकर अध्यात्म तक हम सारे मूल्यों को उन्हें क्रिया के रूप में सम्मिलित कर देना चाहते हैं। न उपदेशों से चरित्र विकास हो सकता है और न कथा वार्ताओं से हो सकता है, न परीक्षाओं से हो सकता है। परीक्षा तो देखते हैं आप किस कदर बब्बाई वाला मचता है। वो जो रीडिंग मटेरियल है उसमें हम विद्यार्थी को प्रो देना चाहते हैं। एक पक्ष उसका है कि वो निरंतर उसका अध्ययन करते हैं और दूसरा पक्ष ये है कि वो जो कुछ वैल्यूज़ जिनका अध्ययन किया जा रहा है वो उनके जीवन में किस तरह से प्रवेश करें। प्रवेश की प्रक्रिया हमारी अपनी अलग से है। तो निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री में कही गई बातें उनके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उतर रही हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? हम बहुत औपचारिकताओं पर जोर नहीं दे रहे हैं। सहज ढंग से बात विद्यार्थियों के जहन में उतरती चली जाए, उनकी सहभागिता होती चली जाए, वे स्वयं उस कार्य के करने में इंटरेस्ट लेने लग जाएं, ये एक प्रक्रिया है। इसके लिए हमारी 4 एजेंसी काम करती हैं। पहली एजेंसी है वे अभिभावक जो विद्यार्थियों के प्रति बहुत जागरूक नहीं थे, हमने उन्हें जागरूक बनाया। बच्चा कब सो के उठता है, कब कुल्लादातन करता है, नहाता धोता है, स्वाध्याय करता है, उपासना गृह में जाता है और खाना खाने के बाद स्कूल चला आता है। एक पार्ट ये हमारे परिजनों का है, उनका अभिभावकों का है। और वे ये देखें कि विद्यार्थी खेल के समय कहाँ है, स्कूल से आने के बाद कहाँ है, किन बालकों के साथ संगतिकरण कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये सारी नज़र हमारे पालक रखें। तो एक पक्ष उनका है। दूसरा पक्ष हमारे टीचर का है कि यदि उसके पाठ्यक्रम में उन मूल्यों की चर्चा नहीं है जिन्हें हम चाहते हैं तो प्रसंगवश उन चर्चाओं को ले आएं। अलग से वैल्यूज़ के लिए हमने कोई न पीरियड लगाया है और न कोई टीचर नियुक्त किया है और न शासन का कोई अनुदान मांगा है। अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाते पढ़ाते उसी में प्रासंगिक मूल्यों को ले आएं और विद्यार्थियों को उस ओर इशारा करें और उनको कहें कि देखिए ये जीवन की ऐसी आवश्यकता है जो आपको अपने जीवन में लाना होगी और इससे जीवन आपका धन्य होगा। ये उनके अंदर एक भाव पैदा कर दे अंदर से। तीसरी एजेंसी है हमारी जो हमारे गायत्री परिजन हैं। वे प्रायः विद्यालयों में प्रेयर के समय पहुंचते हैं
और वहाँ प्रिंसिपल के, प्रधानाध्यापक के सहयोग से उनसे चर्चा करके अपनी 5 मिनट की बात, 7 मिनट की बात प्रेयर में कहते हैं, चले आते हैं। वे ही हमारे परिजन गायत्री शक्तिपीठों पर उन विद्यार्थियों से, चाहे 1 घंटे की क्लास हो, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, कमज़ोर लड़कों को पढ़ाना, टैलेंटेड लड़कों को और आगे बढ़ाना, उनकी स्वास्थ्य की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्तियां करना, उन्हें ऐसी गाइडेंस देना जिससे कि वे समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में समर्थ हो सकें। 3, चौथी एजेंसी है हमारी, वह प्रशासन, जिससे कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी शिक्षकों का उन्मुखीकरण है उसमें हम सहयोगी बने। तो हमारा तंत्र उनके प्रशिक्षणों में अपनी विषय वस्तु को पहुंचाता है, वहां जाकर के उन्हें प्रेरित करता है और चारों मिलकर के विद्यार्थी के उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि ये इसका सांस्कृतिक विकास हो। विशेष रूप से जो इसमें काम किया गया है वो है संस्कृत मंडलों का गठन। हम हर विद्यालय में संस्कृत मंडलों का गठन करना चाहते हैं। तो जिन संस्कृति मंडलों की आपने चर्चा की, उनका गठन किस प्रकार होगा? कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं? मैंने जिक्र किया कि हमारी 4 एजेंसी लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी चाहिए। जहाँ जहाँ जीवन का प्रवाह है, वहाँ सब जहाँ विद्यार्थी की अप्रोच है, सब लोग उसमें शामिल होने चाहिए। सबसे पहली बात ये थी कि मंडल बनाना है विद्यालय में, तो प्रिंसिपल और हेडमास्टर उसके संरक्षक हों, उनकी नॉलेज में सब हो। और उनसे हमने ये आग्रह किया कि साहब आप किसी ऐसे टीचर को जिसकी रुचि हो उसे उसका प्रभारी बना दीजिए। तो प्रिंसिपल संरक्षक हो गए, एक शिक्षक प्रभारी हो गया, और वे विद्यार्थी जो परीक्षा में बैठे हैं उन सबको सदस्य बना लीजिए। इसके भी अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों की रुचि है अब जागृत हो गई है और जिन्होंने वो क्वेश्चन बैंक पढ़ करके लगा करे तो हमको भी बैठना चाहिए, उनको भी सदस्य बना लीजिए। और वे शिक्षक जो प्रभारी तो नहीं रहे, लेकिन अब उनके भी अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि नहीं, इस तो हम भी काम करेंगे, उन्हें भी सदस्य बना लीजिए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि हमने एक विद्यालय में एक ही मंडल गठित किया। फिर आवश्यकता ये होने लगी कि नहीं, क्लास वाइज भी मंडल गठित किए जा सकते हैं। अब मैंने आपको 3 सदस्य बताए। संरक्षक हुआ प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रभारी हुआ शिक्षक, और उसके सदस्य हुए छात्र। अब शिक्षा यहीं तक तो सीमित नहीं है। समाज के वे लोग जो ये चाहते हैं कि नहीं साहब, नई पीढ़ी बहुत सुसंस्कृत हो, हमारा उसमें योगदान हो, उन्हें भी हमने सदस्य बना लिया। ऐसे लोग जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम ये सिखाएंगे, हम ये चीज़ सिखा देंगे, ये बनाना सिखा देंगे, तो हमने उन्हें भी सदस्य बना लिया। और हमारे वे परिजन जो उस स्कूल में निरंतर संपर्क करते रहते हैं, वर्ष भर जाते आते रहते हैं, वे भी उसके सदस्य हो गए। तो आप देख रहे हैं कि उसके कई प्रकार से सदस्य हुए। वो विद्यार्थी भी, पालक भी, समाज का आदमी भी, हमारा परिजन भी, सारे के सारे लोग सदस्य हो गए। क्लियर? तो ये सदस्यता का एक क्रम हमने बनाया है। तो इन संस्कृति मंडलों का जो गठन किया गया है, इनकी कार्य पद्धति क्या होगी, अर्थात ये लोग किस प्रकार कार्य करेंगे? हाँ, देखिए ये मुद्दे की बात है। कितने काम हम वर्ष भर में करेंगे। स्कूल में एक जून जुलाई में ये कैलेंडर बनवाते हैं कि आप अपने शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा और पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी करेंगे, और वो ये तय करते हैं कि इस महीने में इस डेट को होगी, ये प्रक्रिया होगी, इसके ये भागीदार होंगे और इसमें ये मटेरियल यूज़ किया जाएगा। उसकी पूर्ति के लिए हम अपने गुरुदेव का लिखा हुआ वांग्मय और छोटा छोटा साहित्य बहुत सारा उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। जब वो कैलेंडर बन रहा होता है तो हमारा परिजन भी होता है वहाँ। हमने उनसे आग्रह किया है कि साहब हमारे परिजन को भी आप साथ ले लीजिए। तो एक काम हुआ कि उन गतिविधियों को पहले से कैलेंडर में शामिल कर लेना। दूसरा काम हम ये करते हैं कि उन गतिविधियों को चलाने के लिए स्कूल के अतिरिक्त हम शक्तिपीठों पर क्या काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम एक कैलेंडर में एक बात आई
कि साहब एक विद्यार्थियों के बीच में एक इंटरेक्शन कराएंगे विषय को लेकर के कि पाश्चात्य संस्कृति से आप कैसे छुट्टी पाएं। तो एक मुद्दा उठा दिया और हमारे विद्यार्थी उस बात पर उन्होंने डिबेट की कि ज़रूरत है भी कि नहीं पाश्चात्य संस्कृति से छुट्टी पाने की। एक एक्टिविटी हुई, उन्होंने पढ़ करके अपने हृदय में स्वीकार किया और अब संस्कृति से बचने का एक रास्ता उनको सूझ गया। दूसरी एक्टिविटी हमने कराई, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड टॉट। सांस्कृतिक मूल्यों पर, जीवन मूल्यों पर प्रश्न उठाया गया कि वे कौन से जीवन मूल्य हैं जो साहस उत्पन्न करते हैं, जुझारूपन उत्पन्न करते हैं और विसंगतियों से लड़ने का साहस पैदा करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ हमने चुन ली और कभी किसी महीने में कोई कराई, किसी महीने में कोई कराई। हमने उमंग और साहस पैदा करने के लिए एक्सकर्शन टूर बता दिए कि भाई फलां जगह सांची का एक स्तूप है, आप ले जाइए। विद्यार्थी चढ़ेंगे, जाएंगे, उनके अंदर हौसला पैदा होगा, नीचे आएंगे। इस तरह की एक्टिविटी। बाल मेला हमने लगवाए। दूसरे हमने वो क्या तनाव प्रबंधन पर जब डिबेट कराई और विद्यार्थी ने खड़े होकर के ये कह दिया कि कैसा तनाव उनको जिनके मस्तिष्क में विकृतियां घुसी हों, जिनके मस्तिष्क में गंदे विचार घुसे हों, जो बेईमान हों, मक्कार हों, तनाव उनको, बाकी को कैसे तनाव। विद्यार्थी कहता है इस बात को। तो ये बात देखिए, ये बात कहाँ से पैदा हो गई? ये उस विषय वस्तु को पढ़ करके पैदा हुई। क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके बार बार लड़का क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो जो बार बार पढ़ा जा रहा है वो उसके अचेतन को प्रभावित कर रहा है। तो इनमें संस्कृति मंडलों की क्या भूमिका है? मैंने जैसा निवेदन किया कि जब वार्षिक कैलेंडर बनाया जा रहा होता है तो वहाँ प्रिंसिपल है, टीचर है, विद्यार्थी हैं और हमारा परिजन भी हम शामिल कर देते हैं। वहाँ बैठ कर के वो मंडल ये निर्णय करता है कि हमको वर्ष भर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ विद्यालय में करनी है। वो बैठ के ये तय करता है कि इसके लिए वित्तीय व्यवस्था क्या होगी। वो बैठ के ये तय करता है कि इसके लिए मटेरियल जो चाहिए वो कहाँ से आएगा। वो बैठ के ये तय करता है कि इसका एवेल्यूएशन कैसे होगा। विद्यार्थियों में जिन मूल्यों की बात हम कह रहे हैं वे आया पैदा हुए कि नहीं हुए, या ऐसी हवा में बात हो गई। तो संस्कृत मंडल की पूरी भूमिका है, वही सारा नियोजन करता है और वही वित्तीय व्यवस्था करता है, वही उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग देता है और उसी को फॉलोअप करना होता है, चाहे वो टीचर करे, चाहे प्रिंसिपल करे और चाहे हमारा परिजन करे। और विद्यार्थी उसमें, चूँकि वो एक उसके ख़ास अंग हैं, तो सारी सहभागिता विद्यार्थियों की ही होती है और बाकी सबका प्रयास ये होता है कि विद्यार्थी उसमें सहभागिता निभाएं और वो संस्कृत मंडल का एक अंग है। तो विद्यार्थियों के जीवन में ये मानव मूल्य उतर रहे हैं, इसका मूल्यांकन किस प्रकार करें? उसका क्रियात्मक स्वरूप क्या है? लड़का कागज़ फाड़ करके मैदान में फेंक रहा है, नल खुला छोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, या इसमें कोई चेंज आ गया? तो ये सारे काम जो हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशन से, हमारे विद्यार्थियों से स्वयं पूछने से, उनके माता पिता से, पास पड़ोस से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये हमारा काम सक्सेसफुल हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा और इस बात पर हम गर्व भी करते हैं कि हमारी स्कीम कितनी सक्सेसफुल हुई है। जब प्रिंसिपल ने ये कहा कि साहब विद्यार्थी जो पहले पान की पीक थूकते थे सीढ़ियों पर, जो गुटखा खाते थे, उसमें तो बहुत रिड्यूस हो गया। और एक प्रिंसिपल ने जब ये कहा कि साहब पहले अनुशासनहीनता की जितनी शिकायतें आती थीं बहुत रिड्यूस हो गई। जहाँ को एजुकेशन थी और जहाँ लड़के सीटियाँ बजाते थे और जहाँ बहुत सारी उद्दंडताएँ होती थीं, दीवारों पर कुछ भी लिख जाते थे, वो पता लगा कि साहब तो बहुत रिड्यूस हो गया। तो संस्कृत मंडल के माध्यम से जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया तो हमारा मूल्यांकन सरल होता चला गया, क्योंकि वहाँ तो हम एक्टिविटीज़ में देख रहे हैं ना, हम प्रश्न पूछ के मूल्यांकन नहीं कर रहे, हम तो देख करके मूल्यांकन कर रहे हैं। शिक्षक और छात्रों का परस्पर बिहेवियर कैसा है, विद्यार्थी का अपने माँ बाप के साथ बिहेवियर कैसा है, अपने पड़ोसी के साथ बिहेवियर कैसा है, ये पूछ के नहीं कर रहे, ये तो हम देख भी रहे हैं और इनडायरेक्टली लोगों के व्यूज़ जान रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि साहब इसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रारंभ कब से हुआ और इसकी अब तक की उपलब्धियों को आप किस रूप में देखते हैं? आपने प्रारंभ की बात पूछी, मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य स्मरण कराता हूँ। वे कहते थे कि ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा पद्धति ये भारत के अनुकूल नहीं है।
हमें शिक्षा का भारतीकरण करना होगा। शिक्षा विद्या से जोड़नी होगी। केवल सूचनात्मक ज्ञान इकट्ठा करके क्या करेंगे? और शिक्षित व्यक्ति तो न जाने क्या क्या नहीं करता। वो कभी कभी दुखी होते थे और कहते थे कि नहीं, विद्या का प्रवेश होना चाहिए जीवन में। और वैसे भी वो विद्यार्थी या शिक्षार्थी कहाँ है? ये बात हमारे मस्तिष्क में हर बार कौंधती रही। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो। आपको मालूम है कि मिशन की बुनियाद जो है वो व्यक्ति निर्माण है। तो विद्यार्थियों से अच्छा दूसरा कोई लेवल ही नहीं है कि जहां हम संस्कार को ठीक से परिमार्जित कर सकें। और करीब करीब आप ये देखेंगे कि 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के लेवल पर 450 प्रश्न, जिनमें से मुश्किल से 3 या 4% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूचनात्मक के हैं। और वो भी सूचना किसकी है? कल्चर की सूचना है, इतिहास की और उसकी नहीं है। बाकी के सारे क्वेश्चंस बिहेवियर्स पर हैं। उसको बड़ा भारी लाइक किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उसे लाइक किया और उसने अपने स्कूल्स में उसे चलाने की योजना बनाई। और वो फैलते 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 अब 14 राज्यों में वो परीक्षा हो रही है। इस साल सन 2002 की परीक्षा में 30 लाख लड़के बैठे हैं। और अभी हमारे पास उड़ीसा की परीक्षा होना बाकी थी, जो उस 2002 में नहीं हो पाई, 2003 में होगी। आंध्र में, तमिलनाडु में, बंगाल में, उड़ीसा में, इनमें सब तैयारी पूरी कर ली गई है और मटेरियल इन भाषाओं में रूपांतरित कर लिया गया है। यहाँ से और आगे की बात करें तो परीक्षा नेपाल में हुई है। और आगे की बात करें तो हमने जो मटेरियल है वो अमेरिका में और इंग्लैंड में भेजा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि न केवल परीक्षा, सतत प्रयास इसमें लगा हुआ है। लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इस बार कवर किया है। 300 ज़िलों में अगर हम हर ज़िले में स्कूलों की संख्या गिने तो 200-250 स्कूल एक ज़िले में आते हैं। प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, हमारे मिशन के हैं, एडेड हैं, नॉन एडेड हैं, गवर्नमेंट हैं, बहुत सारे सब मिला करके। तो अगर आप इसको ये देखें कि कितने मंडल गठित हो जाएंगे फिर? 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लगभग, और एक डिस्ट्रिक्ट में 200 ही मान ले चलिए, तो 200 इंटू 300, इतने मंडल गठित हो जाएंगे। और उन मंडलों के माध्यम से हम घर घर तक युवा निर्माण मिशन का संदेश पहुंचा देंगे। अभी भी आप देखिए कि जहाँ जिस घर में भी वो जाता है साहित्य, उसमें अकेला विद्यार्थी नहीं पढ़ता, माँ पढ़ती है, बहन पढ़ती है, बाप, भाई, चाचा, ताऊ सब पढ़ते हैं। तो अगर हम 5 से गुणा कर दें 30 लाख को, तो कितना हो गया? कितनों तक हमने संदेश पहुंचा दिया। और सच मायने में हम गुरुदेव के उस स्वप्न को साकार करना चाहते हैं कि सारे विश्व में भारतीय संस्कृति का झंडा होगा। स्वामी शिवानंद ने कहा है, प्रेम दिव्य है, प्रेम अमृत है, प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही इस जगत को रूपांतरित कर सकता है, प्रेम ही दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है और इस संसार में शांति ला सकता है। प्रेम और शांति पर एक वृत्त चित्र प्रस्तुत है हमारे अगले स्तंभ संस्कृति दर्शन में। ईश्वर द्वारा सृजित ये सृष्टि अपने आप में अनूठी है। भांति भांति के लोग, पशु पक्षी, नदी पर्वत, झरने आदि यहाँ अपनी विविधता की गाथा कहते हैं, परंतु सबके भीतर एक ही प्राण है, एक ही शक्ति है, एक ही चेतना है। मूलतः एक ही शक्ति स्रोत की ये अभिव्यक्ति इस चित्र विचित्र सृष्टि को प्रकाश में लाती है। गुलदस्ते की शोभा इसी में है कि उसमें विभिन्न रंग रूप वाले फूल संजोए गए हों। सूर्य किरणें साधारणतः ऊष्मा एवं प्रकाश भर देती प्रतीत होती हैं, पर वस्तुतः उसमें 7 रंग समाहित हैं। उन्हीं की विशेषता के माध्यम से संसार में रंगों का दृश्यमान अस्तित्व है। सृष्टिकर्ता की हमसे एक ही अपेक्षा है कि सभी मिलजुल कर सहकारिता के भाव से धरती को सुखी और समुन्नत बनाएं। समय समय पर इसी सर्वधर्म समभाव को विस्तारित पल्लवित करने के लिए अवतारों, देवदूतों और मसीहों का अवतरण हुआ।
इन्होंने प्रेम, सौहार्द एवं एकता की भावना को विकसित कर मानवीय समाज को एक नई दिशा धारा प्रदान की। ज्ञान की चेतना को सर्वोपरि विभूति माना गया है। ये ज्ञान विविधता के सहारे ही उपलब्ध होता है। ये भिन्नता ही सज्जन और दुर्जन की पहचान कराती है। इसी के सहारे प्रेम और विरोध का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। अपने देश में अनेक विचारधाराओं को फलने फूलने का अवसर देना इसीलिए उचित समझा गया कि सत्य की खोज करने का अवसर सभी को अपने अपने ढंग से प्रयास करते हुए उपलब्ध हो सके। भारतीय संस्कृति इसीलिए विश्व वंद्य कही गई, क्योंकि उसमें मानवीय मौलिक अधिकारों को उपयुक्त मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में युगतीर्थ शांति कुंज में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए बही ज्ञान की गंगोत्री ने सारे विश्व को एकता समता का एक नया मार्ग दिखलाया है। ऋषि प्रणीत आश्रम प्रणाली में एक आदर्श जीवन निर्वाह करते हुए समस्त भारतवर्ष के लोगों को यहाँ गायत्री साधना में रत देखा जा सकता है। इसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा का स्नेह एवं अपनत्व निर्झरित दिखाई पड़ता है। उपासना अर्थात ईश्वर की निकटता द्वारा व्यक्ति निर्माण, साधना अर्थात सुसंस्कारिता सुघड़ता द्वारा परिवार निर्माण, आराधना अर्थात निस्वार्थ सेवा द्वारा समाज निर्माण, इन्हीं सूत्रों को युग ऋषि ने व्यवहारिक आध्यात्म के रूप में जन सामान्य के लिए सुलभ बना दिया। मानवीय समाज आज जहां आपाधापी, तनाव एवं बेचैनी की व्यग्रता से अवसादग्रस्त है, वहीं ऐसे विपरीत समय में युग ऋषि द्वारा विश्व बंधुत्व एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व द्वारा व्यक्तित्व विकास का जो मार्ग दिखलाया गया, वही 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के रूप में साकार होने जा रही है।